हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस 17 जून का। तो जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका फ्रंट पेज पे, वो है 20 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन फेस ऑफ एट गलवान। तो ये बेसिकली कल एक हुआ था, कल है ना न्यूज़ आई थी कि जो गलवान वैली है आपका, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हो गए थे एक है ना फेस ऑफ के समय चाइनीज सोल्जर के साथ। तो इनमें कर्नल भी थे। सुबह में न्यूज आई थी एक 3 ऑफिसर्स की, एक कर्नल और 2 और ऑफिसर्स थे। बाद में शाम में न्यूज आई कि 20 इंडियन सोल्जर जो बाकी इंजर्ड थे, वो भी जो है ना उनकी डेथ हो गई बाद में। तो ये बेसिकली न्यूज क्या है आपका कि डी एस्केलेशन, जो मतलब कि वहाँ पे आप बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है वहाँ पर शुरू में क्या हुआ कि है ना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके इस तरफ इंडियन टेरिटरी की तरफ कुछ चाइनीज सोल्जर्स आ गए थे, उन्होंने ऑक्युपाई किया था। फिर उसको लेकर के डिस्कशन हुआ ना, एक हाई लेवल टॉक्स हुआ मिलिट्री लेवल पर। तो इसी का एक ना आगे का जो स्टेज है कि वो जो उनको हटाने के लिए जो फेस ऑफ हुआ वहाँ पर कि बॉर्डर पे, उसमें ये सोल्जर्स जो है शहीद हो गए। कैजुअलिटी यहाँ पे कहा गया मिलिट्री की तरफ से कि दोनों तरफ में कैजुअलिटी हुई है। और ये जो आपका मैप, इसको हम डिटेल में नीचे देखेंगे। और यहाँ पे फाइटिंग नहीं हुई है, बेसिकली जो आयरन क्लब्स और रॉक्स इसके थ्रू ही जो फाइटिंग हुई थी उसमें ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये अभी है न्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका। इसके लिए हम मैप की तरफ मूव करते हैं। बाकी जो क्या रहा है पुराना इशू, ये हमने पिछले एडिटोरियल में कवर किया है, पिछले न्यूज में, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैप है आपको काफ़ी हेल्प होगा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मैप लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में। तो ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो है कश्मीर है आपका, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो यहाँ पे है गालवन वैली, जहाँ पे कल फेस ऑफ हुआ था आपका। ये एक्साई चीन है जो चाइना एडमिनिस्टर्ड है सिंस जो वार हुआ था उसके बाद से। ये सियाचिन ग्लेशियर है जो ट्राई जंक्शन एक माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। और जो चीन के साथ हमारा बॉर्डर है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOAC। तो ये आप डिफरेंस याद रखें। LOC की बात हो रही हो तो पाकिस्तान के साथ है, LOAC मतलब हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं। तो ये है आपका गलवान वैली, जो बेसिकली है यहाँ पे गलवान रिवर फ्लो करता है। ये गलवान रिवर जो है बेसिकली अक्साई चीन रीजन से लेकर लद्दाख में इंटर करता है आपका, काराकोरम रेंज में स्टार्ट होता है और श्योक रिवर जो है उसको ज्वाइन करता है। ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली इंडस रिवर की। इंडस रिवर जो है आप जानते हैं। और ये आपका जो डिटेल मैप जो है आपका, ये श्योक रिवर है एक तरह से। ये गलवान जो रिवर है आपका यहाँ पे ज्वाइन करती है इसको। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये जो है फ्लैश पॉइंट है जहाँ पे एक तरह से इंट्रूजन हो रहा था सिक्किम चाइनीज आर्मी की तरफ से। ये रोड है जो काफ़ी न्यूज़ में था अभी, जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ में, जिसको लेकर के चाइना का एसेसन रहा है कि भाई आप इसको बंद करें। और इंडियन बेस फोर्स है आपका। तो ये बेसिकली आपको है ना, ये कॉन्फ्रेंस है श्योक और गलवान रिवर का। तो ये मैप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। गलवान रिवर भी आ सकता है आपको प्रीलिम्स में, ऑब्जेक्टिव में, कि कौन सी रिवर है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, कहाँ ज्वाइन करता है, तो इसको आप ध्यान रखें। बाकी जो इशू है उसको हमने डिटेल में पहले भी कवर किया है, इसको आगे भी कवर करते रहेंगे। आगे अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं हम। चीप ड्रग शोज रिजल्ट इन कोविड पेशेंट्स स्टडी। तो ये है बेसिकली जो एक है ना ट्रायल चल रहा है आपका कि डिफरेंट ड्रग्स को देखने का कि भाई जो अवेलेबल ड्रग्स हैं अभी ऑलरेडी, उनका क्या इफेक्टिव है, वो कितने इफेक्टिव है कोविड के तरफ में। तो उसको रहना एक है ना संस्था जो है रिकवरी ट्रायल जो है वो उसको देख रही है। 6-7 ड्रग हैं, 6 ड्रग हैं, जिसको वो स्टडी कर रही है कि कौन कितना इफेक्टिव है जो अवेलेबल ड्रग्स है। उसी में से एक रिजल्ट आया आपका मिथेसन। ये बेसिकली स्टेरॉइड है, सस्ता स्टेरॉइड है, जिसको कि जांचा गया तो पाया गया कि काफ़ी इफेक्टिव है, स्पेशली जो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, उनको ठीक करने में, रिकवर करने में काफ़ी इफेक्टिव है, डेथ रेट को कम करने के लिए। तो रिकवरी ट्रायल जो है बेसिकली, ये इसको हम डिटेल में मैंने नीचे लिखा है, लार्जेस्ट ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल है। जो कि जो अवेलेबल ड्रग्स है, ये आप ध्यान रखें, अवेलेबल ड्रग्स जो ऑलरेडी ड्रग हमारे पास है। एक तो वैक्सीन जो है उसका ट्रायल चल रही है कि भाई वैक्सीन हमें नया कोविड को लेकर के स्पेशली बनाना है। उसके अलावा जो है हमारे पास ऑलरेडी जो ड्रग्स है, जो दवाइयाँ हैं, उसको भी देखा जा रहा है कि कौन कितना इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है कोविड को लेकर के। तो उसी के लिए ये संस्था, ये जो एक इंस्टीट्यूशन बना है, इसमें जो है इसी ने इस ड्रग को भी टेस्ट किया, जो कि काफ़ी इफेक्टिव पाया गया।
रिड्यूस द डेथ बाय 1/3। वो 1/3 जो है वेंटिलेटेड पेशेंट जो है, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उनकी डेथ जो है एक तरह से 1/3 कर दिया गया, 1/3 को उसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं उनमें से 1/5 लोगों को ये बचा सकता है ये ड्रग। तो काफ़ी इफेक्टिव कारगर हुआ है, काफ़ी गुड न्यूज़ है बेसिकली। तो ये जो आप उसके अलावा जो मैंने कहा जैसे कुछ 6 ड्रग पे ये जो रिकवरी आपका ट्रायल चल रहा है। एक तो आपने देखा जो डिक्सामेथोन, ये जेस्टोराइड बात की हमने, उसके अलावा है टॉक्सिलिजुमैब, ये प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। इट्स ऑल्सो बीइंग टेस्टेड, इसको भी टेस्ट किया जा रहा है। एंटी ये और उसके अलावा है रेमडेसिविर, ये बेसिकली ये भी आपका वायरल को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टेज फॉर वेरी सिक कोविड पेशेंट, ये भी इफेक्टिव हुआ है कि जो स्टे है उसको कम करने के लिए, सिम्टम जो उनका थोड़ा इफेक्टिव हुआ है, लेकिन रिकवरी में उतना इंप्रूव नहीं कर पाया ये ड्रग्स के कारण। तो कुछ 6 ड्रग है, इसको डिटेल में हम देखते हैं। रिकवरी ट्रायल बेसिकली फुल फॉर्म इसका है रैंडमाइज्ड इवेल्युएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। रैंडमाइज्ड इवेल्युएशन ऑफ कोविड रिकवरी थेरेपी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के साथ, बिगेस्ट रेंडमाइज्ड ट्रायल जो है, सबसे बड़ा रेंडमाइज्ड ट्रायल। रेंडमाइज मतलब कि रेंडमली वो टेस्ट कर रहे हैं कुछ अवेलेबल जो दवाइयाँ हैं उनको कोविड के अगेंस्ट में। तो 6 बेसिकली डिफरेंट ट्रीटमेंट को दिखा जा रहा है। उनमें से रिटोनवीर है, ये आपका लिपोविर एचआईवी को ट्रीट करने के लिए काम आता है। लो डोज डिक्सामेथासोन, ये जिसके भी मैंने बात की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो बेसिकली है ये जो मलेरिया का ड्रग है, जिसको लेकर के इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था, अभी इसको यूएसए को बाकी देशों ने मांगा था। एजिथ्रोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक एक है। टॉसिलिजुमैब, जिसकी हमने बात की अभी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी जो हम सुनते आ रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी चला है इसमें, कि डोनर जो ठीक हो गए उनसे हम ब्लड लेकर प्लाज्मा बनाकर उसको हम ट्रीट करने के काम में आ रहे हैं। तो ये सारा जो है रिकवरी ट्रायल के अंदर में चल रहा है। इनमें से इसके बारे में हम अभी तक रिक्रूटमेंट बंद हो गया, इसको उतना इफेक्टिव नहीं माना गया है। ये जो है अभी इसकी जिसका न्यूज़ पड़ा है, बाकी का भी चल रहा है इलाज। तो अगले न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम। ये एडिटोरियल है आपका हिंदू का, नेपाल टाइज एंड द बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली इसमें जो है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बताया गया बेसिकली नेपाल को लेकर कि नेपाल कैसे जो है चेंज हुआ है रिसेंट डिकेड में। जब से वहाँ पे जो पहले आपका क्या था, मोनार्की था, जो हम जानते हैं राजा का रूल था, बाद में इसको डेमोक्रेसी बनाया गया, डेमोक्रेसी बनाइए। तो उसके बाद से काफ़ी चेंजेज आए हैं सोसाइटी में, जिसको कि इंडिया को देखने की ज़रूरत है। जो अभी जो रिलेशन हमारा है मैप को लेकर के, जो अभी रिस्ट्रेन हुआ रिलेशन, उसके रिलेशन में देखते हुए कि नेपाल कैसे चेंज कर रहा है, उसका एक व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर ऑथर राइटर ने लिख रखा है कि कैसे जो नेपाल जो है बदल रहा है, और उसको देखते हुए इंडिया को उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम उसका रिलेशन जो है अपना चेंज करें, हम अप्रोच। सोसाइटल चेंज फ्रॉम नेपाल्स एक्सपोजर टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक्सपोजर, जो पहले तो मोनार्की था, डेमोक्रेसी होने के बाद काफ़ी एक्सपोजर हुआ है, दूसरे बिजनेस वहाँ पे सेटअप हुए हैं। ज्योग्राफी टू स्टैंड्स टू चेंज विद द चाइनीज नाउ हैविंग द पोटेंशियल टू बोर थ्रू द हिमालयाज। तो हिमालय के थ्रू जो है चाइना जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेपाल को। तो इसके साथ साथ में ज्योग्राफी भी चेंज होगा धीरे धीरे। और है ना बेसिकली यहाँ बताया जैसे कि 1/5 ऑफ नेपाली पॉपुलेशन जो है वो बाहर चली गई है, ओवरसीज है, वहाँ पर रेमिटेंसेज आ रहा है। तो एक कंसर्न जो है वो नेपाल के लोग जो नेपाल में ही नहीं है, एक ग्लोबल व्यू वहाँ पे आ रहा है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो वहाँ पे है, माओइस्ट आइडियोलॉजी है, वो जो है उसका एक असर है वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के गवर्नमेंट में। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा जो इसके बाद जो इंडिया और चाइना के बारे में, इंडिया और नेपाल के बारे में बात किया गया है कि काफ़ी रिलेशन अभी भी हमारा इस काफ़ी हाई लेवल पर रिलेशन है। जैसे कि एक तो पंचेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। ये कंसर्न बताया ऑथर ने, राइटर ने, कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट को जो है स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी इसको पूरा करें। और जो अभी रिलेशन है इंडिया नेपाल का, वो बताया गया यहाँ पर। नेपाल एफर्ट वेरी, but despite Nepal's effort to diversify its options globally, its linkage with India remains robust. तो इंडिया के साथ लिंकेज अभी भी इसका अच्छा है। ट्रेड अगर हम बात करें ट्रेड की नेपाल की, फॉर मोर देन 2/3 ऑफ नेपाल एक्सटर्नल ट्रेड, 2/3 जो ट्रेड है नेपाल का बाहर के देशों के साथ, उसमें इंडिया के साथ 2/3 जो है इंडिया के साथ है उसका, अराउंड 12 बिलियन सालाना।
इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर इन नेपाल। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली इंडिया ही कर रहा है नेपाल में। तो नेपाल भी एक तरह से डिपेंडेंट है बहुत इंडिया पे। अरुण प्रोजेक्ट जो है ये है ना इंडिया ने पूरा किया, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। उसके अलावा जो इंडियन रुपी के साथ नेपाली रुपी जो है लिंकअप है, जिसके साथ उनको स्टेबिलिटी मिलती है, तो वहाँ पे इकोनॉमी भी एक तरह से हम कह सकते हैं उसका जो एक्सचेंज रेट है वो भी इंडिया के साथ काफ़ी लिंकअप है। रिलेशनशिप विद इंडिया विद ओपन बॉर्डर, तो ओपन बॉर्डर हमारा है बिहार और यूपी में, अगर हम देखें जो काफ़ी जो है ओपन बॉर्डर है, बहुत जगह से आप मूव ऑन कर सकते हैं। एंड नेपाल बीइंग अलाउड टू लिव एंड वर्क, नेपालीज बीइंग अलाउड टू लिव एंड वर्क फ्रीली, यहाँ पे जो है काम के लिए भी उनको अलाउ किया जाता है नेपाली सिटीजन्स को, जिसके कारण वहाँ रोजगार मिल रहा है वहाँ के लोगों को, और वहाँ पे काफ़ी जो है लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, रेमिटेंसेज भेज रहे हैं वापस। नेपाल यूनिक एडवांटेज एंड इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्वेश्चन बेसिकली हम जो है वर्किंग दे रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, हमारा ट्रेड है, तो ये नेपाल का जो इकोनॉमिक जो है बहुत ही हद तक इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, तो एक अच्छा रिलेशन अभी भी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सजेशन दिया राइटर ने, इंडिया फॉर इट्स पार्ट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स बॉर्डर विद एरिया विद नेपाल, तो जो बॉर्डर एरिया है उन्हें हमें और डेवलप करने की ज़रूरत है। कैसे? अच्छे से रोड हम दें वहाँ पर, एमिनिटीज़ दें, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हम वहाँ पे खोलें, ताकि जो वहाँ का मिडिल क्लास है जो नेपाल का, वो यहाँ पे आके कुछ न खरीद सके, अपना, तो उससे क्या होगा, रिलेशन और इंटैक्ट होगा, जो इकोनॉमी और अच्छी होगी वहाँ पर। तो ये सब जो है सजेशन है यहाँ पे कुछ, और ये बेसिकली कैसे इंडिया नेपाल जो रिलेशन है वो अभी भी मजबूत है, कितना नेपाल जो इकोनॉमी नेपाल की इंडिपेंडेंट है इंडिया पर, और ये जो ये यहाँ बाकी जो बताया गया है कि कैसे जो है वो चेंजेस हो रहे हैं नेपाल की सोसाइटी में, जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये राइटर हैं आपके, अम्बेसडर रहे हैं नेपाल में, तो काफ़ी इनका व्यू जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की बात हुई है उसको मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो है महाकाली रिवर पर है, जो काली रिवर है आपका, जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न साइड में जो बॉर्डर है वो महाकाली रिवर से होता है, तो इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और अरुण 3 जो प्रोजेक्ट जिसकी हमने बात की अभी, वो आपका अरुण रिवर पर है, अरुण रिवर पर है, जो कि इंडिया जो है वहाँ पे नेपाल में एक्सिक्यूट कर रही है, मतलब इंडिया की ये SJVN जो है सतलज एक प्रोजेक्ट है आपका, ये सॉरी सब्सिडियरी है कंपनी, इंडियन कंपनी, जो कि वहाँ पे जाकर वो काम को कर रही है। तो अरुण 3 प्रोजेक्ट जो है उसको बना रही है अरुण रिवर पर नेपाल में। तो ये दो इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट, आपको अगर कोई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस रिवर पर है या फिर कहाँ पे लोकेटेड है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। इसके नेक्स्ट जो ये भी एडिटोरियल आपका है, रूरल इंडिया द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट। तो इसमें जो ऑथर राइटर ने बताया, आपका दो राइटर हैं, इन्होंने बेसिकली जो है रूरल इंडिया में जो अभी कोविड जो धीरे धीरे फैल रहा है या बढ़ने का है, उसको देखते हुए इन्होंने कुछ सजेशंस दिया यहाँ पर कि क्या हमें कंट्री देश को, क्या लोगों को करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। तो इसमें जो राइटर ने बेसिकली ये बताया कि क्या हमें करने की ज़रूरत है रूरल इंडिया में पेंडेमिक को देखते हुए। तो यह बताया गया पहले इंट्रोडक्शन की 65% जो पॉपुलेशन हमारा रूरल है, ये हम जानते हैं, ज्योग्राफी में आप इसको कोट कर सकते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स में। रिलेटिवली अंडर एक्सपोज, अभी भी एक्सपोज नहीं है उतना, केसेज उतने कम हैं, मेट्रो सिटी में ज़्यादा है। तो और अभी जो बताया जाए कि जो रिस्टोरेशन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया, उसके कारण और जो लोग हैं मूवमेंट हो रहा है रूरल इंडिया की तरफ, जिसके कारण केसेज बढ़ने की आशंका है। तो इस यहाँ पे जो फोकस है राइटर का कि हेल्थ केयर और एजुकेशन जो हम देखते आ रहे हैं कि रूरल एरिया में काफ़ी कम है, काफ़ी कम लेवल पर है, उतने सफिशिएंट नहीं है, तो उसको देखते हुए हमें क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है रूरल इंडिया में इस चीज़ों को देखते हुए। तो लोग जो वहाँ पे विदाउट मास्क घूम रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, जो मंदिर मस्जिद है वहाँ पर लोग ना जमा हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, एडमिनिस्टर सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन का मतलब है कि सोसाइटी को वहाँ पे अवेयर करना, अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन ईच विलेज, तालुक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ये हमें अप्रोच, डिसेंट्रलाइज अप्रोच करने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज अप्रोच का मतलब है कि जो है कि ना हम नीचे लेवल पर वहाँ पे जो विलेज और ताल्लुक लेवल पर है वहाँ पे हम कमेटी बनाए, वहाँ पे हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे लोग इन्वॉल्व, जो लोग हैं वहाँ के, उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, एजुकेट द रूरल पीपुल, तो लोगों को हमें अवेयर करने की जरूरत है। एजुकेट मतलब यहाँ पे वो क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, एजुकेट मतलब कोविड से, कोरोना से हमें उनको अवेयर करने की जरूरत है भाई क्या आपको स्टेप लेना है, कैसे आप है ना बच सकते हैं मास्क लगा करके, डिस्टेंसिंग रख करके। ये हम कैसे करेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पे तो टीवी न्यूज़ चैनल देखा नहीं आता, न्यूज़ चैनल होते नहीं हैं उतने,
तो प्रिंट मीडियम से मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आपको जहाँ तक पहुँचता है, मैसेज थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, तो ये हमें करने की ज़रूरत है। ये तो पहला स्टेप बताया इन्होंने एजुकेट करने का। गिव देम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज, मतलब कि वहाँ की जो भाषा है, जो लैंग्वेज अगर आप देखें रूरल एरिया में, तो वहाँ की एक अपनी भाषा होती है, जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में हमें उनको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सकें और अपना सकें। उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है वहाँ पर, कि मस्ट वियर ए कॉटन क्लॉथ मास्क व्हेन आउट ऑफ होम, कुछ क्योंकि वहाँ पे ये जो सर्जिकल मास्क है या जो N95 है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो अब महंगा भी होगा, तो उनको कॉटन मास्क जो हम बना सकते हैं घर में उसको यूज करें। और जब स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, जो धोने होने का काम है आपका, हाथ धोने का, सफाई रखने का, वो फॉलो किया जाए, उसके लिए हमें अवेयर करने की ज़रूरत है। ऑल एल्डर्स एंड एनी पर्सन, जो कि लोग जिनको बीमारी है वो घर में ही क्वारंटाइन में रहे, कम बाहर निकले, घर में भी मास्क पहने। उसके अलावा सिस्टमेटिक अप्रोच, इट मस्ट इंटेल ब्लॉकिंग अर्बन रूरल इम्पोर्टेशंस, तो ये जो इम्पोर्टेशंस की बात हो रही है, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है उसको हमको ब्लॉक करना है, कम से कम हो। क्वारंटाइनिंग दोज हु मूव फ्रॉम रेड जोन टू ग्रीन, जो रेड जोन वाली, मान लीजिए रेड जोन डिस्ट्रिक्ट है या शहर है उससे जा रहे हैं, तो उसको क्वारंटाइन किया जाए पहले, ताकि वो विलेज में जाकर उसको फैला नहीं सके बीमारी को। डायग्नोजिंग एंड मैनेजिंग क्लिनिकल कोविड-19 सिम्टम्स, जिसके पास सिम्टम्स है, उन जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं उनको है ना टेस्ट रिजल्ट के साथ उनको किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल दिया जाए, उनको इलाज किया जाए। एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स, तो जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे ऑलरेडी कम है रूरल एरिया में, आप देखेंगे बेसिकली जो है प्राइमरी हेल्थ केयर होता है छोटे छोटे गाँव में, उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है। तो ये जो लिमिटेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही हार्डली होते हैं, कोई होता नहीं है, तो इनको जो बहुत ही कम नंबर में ऑलरेडी, यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत कम है, नर्सेज भी बहुत कम है, जो ऑलरेडी कम है वहाँ के लिए उसको और बचाने की ज़रूरत है, उसको हमें और सस्टेन करने की ज़रूरत है। वो कैसे हम करेंगे कि जो बाकी, ताकि वो जो बाकी लोग वहाँ बीमार हैं, जो बाकी जिनको बीमारी है उनका इलाज चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि भाई सारे लोग जो है यहाँ पे जो पीएचसी में डॉक्टर्स और नर्सेज है वो कोविड में लग जाए या उनको भी कोविड हो जाए, और बाकी इलाज जो होना है, बाकी जो जो लोगों को इलाज चाहिए, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, कुछ और बीमारी हो, सर्जिकल हो, सर्जरी जिसको चाहिए, वो भी है ना वो नहीं कर पाए। तो इस चीज़ों को देखना हमें कि भाई जो हॉस्पिटल्स है वहाँ ऑलरेडी, उसको हम सही से यूटिलाइज करें, उनको हम कोलैप्स होने नहीं दें। होम आइसोलेशन, जो कोविड पेशेंट उनको होम आइसोलेशन पे दिया जाए। डिलीवरिंग मेडिसिन जो उनको घर पे दिया जाए, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी जो है घर पे मॉनिटर, ताकि जो इसका मेन एम है कि जो डॉक्टर्स जो है, नर्सेज, जो हॉस्पिटल स्टाफ जो है, वो इन्फेक्टेड नहीं हो जाए कोविड से। अगर भाई वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो जो इक्का दुक्का जो लोग डॉक्टर्स ही हैं वो भी बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर इलाज कैसे होगा? यही इनका कहना है बेसिकली। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड अदर कॉमन डिजीजेज शुड बी हैंडल ऑन ए टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म, तो टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म से, ताकि डॉक्टर्स जो है दूर से ही अपना बता सके, उनको इलाज किया जा सके। दिस अप्रोच विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ मेडिकल मैन पावर ड्यू टू कोविड-19, तो ये मेन एम है कि भाई जो ऑलरेडी जो मैन पावर कम है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कि टेली मेडिसिन करें, होम आइसोलेशन लोग करें, घर से ही है उनको मॉनिटर किया जाए, ताकि जो है जो डॉक्टर्स है और जो मेडिकल स्टाफ है वो प्रोटेक्टेड रहे, और बाकी जो इलाज लोगों को चाहिए, किसी को सर्जरी की है, किसी को अदर और भी बीमारियां हैं वहाँ पर, उसका इलाज चलता रहे। तो ये आपका एडिटोरियल था फ्रेंड्स। इसके बाद अगला न्यूज़ पे मूव करते हैं हम। ये है भी एडिटोरियल आपका ऑफ गॉड्स एंड गवर्नमेंट। इसमें ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली जो फोर्स मेजर है, मेजर इसको बताया गया कि ये क्या है और कहाँ पे अभी जो कोविड लॉकडाउन के समय इसका मिसयूज भी हुआ है। तो फोर्स मेजर जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है, उसमें रखा जाता है। इसका मतलब इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज एंड रेंडर्स कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। तो ऐसा इवेंट अगर कुछ होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गई, गवर्नमेंट वार हो गया, उस केसेज में इसको इन्वोक किया जाता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है, कि इसका मतलब है कि भाई इस केस में तो अब लॉकडाउन हो गया, तो हम कैसे उस चीज़ों को, जो हमारा कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो हमें फुलफिल करना था, वो हम कैसे करें। जब सर्विसेज नहीं चल रही हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, लोग नहीं जा सकते हैं, तो उस चीज़ में हम कैसे करें, तो उससे हम कहते हैं फोर्स मेजर। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। जैसे कि वार लाइक सिचुएशन, राइट हो गया उस एरिया में, स्ट्राइक्स हो गए, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जो 2 या 3 पार्टी जो मिलकर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके लिए किसी एक के लिए, 2 के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाना मुश्किल होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसको क्लॉज को रखा जाता है। तो इसे ये या अभी शटडाउन है, दिस प्रोविजन रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टी। इसका मेन एम क्या है कि जो अगर मान लीजिए कोई पार्टी इस कारण से
फोर्स मेजर के कारण से, इस लॉकडाउन के कारण से कुछ काम नहीं दे पाता, अपना जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं कर पाता है, उस केस में ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी जो है उसको कचहरी लेके चले जाए, कोर्ट में लेके चले जाए, इसीलिए इसको रखा जाता है। प्लस इट हेल्प्स देम एलोकेट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क इफिशिएंटली, तो कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क जो है वो एफिशिएंटली आ जाए। प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली कि एम्बिगुअस है, बहुत बार इसको जो है मिसयूज किया जाता है पार्टीज के द्वारा। सच एम्बिग्यूटीज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय मेनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, एक्सप्लॉइट किया जाता है कि भले वो है ना उतना फोर्स मेजर नहीं हो वहाँ पे, वो उनको कर सकते हैं, वो डील प्रॉमिस जो उन्होंने किया वो कर सकते हैं, लेकिन इसको ना ये मिसयूज करते हैं कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते हैं, ये फोर्स मेजर है। जैसे लॉकडाउन का केस इन्होंने बताया है, सीकिंग टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ बिजनेस डील, इसके कारण कोर्ट केसेज होते हैं बहुत सारे। डिलेड और एम्बिगुअस रूलिंग विल एग्रीवेट द इकोनॉमिक कॉस्ट, इस इकोनॉमिक कॉस्ट जो बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो सही नहीं हो पाएगा आपका, तो इसकी जरूरत क्या है, पहली बात कि क्लियर जजमेंट हो कोर्ट की तरफ से कि भाई ये फोर्स मेजर है या नहीं है, और इसको आपको फुलफिल करना है कि नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन। इसी का कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया, जैसे डिस्कॉम्स जो है वो उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट में इसको है ना डिले किया है आपका। दूसरा आपका है यहाँ पे आपका एयरलाइन के द्वारा, अगर आप देखें बहुत लोगों ने टिकट बुक कराया था जो कि कैंसिल कर दिया एयरलाइन ने, लेकिन उसको पैसा रिफंड नहीं करके एक क्रेडिट सेल दे दिया आपको। ये भी एक मिसयूज है कि भाई आप उसको जो रिफंड है वो पैसे से नहीं कर रहे हैं, उसको क्रेडिट सेल दे रहे हैं ताकि वो उसी एयरलाइन में फिर बाद में उसको टिकट काटे। उसके बाद है ना मल्टीप्लेक्सेज रिटेल्स का जो है कि भाई आप रेंट हमसे मत ले, तो ये सारा चीज़ एक एग्जांपल दिया जहाँ पे मिसयूज भी हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको यही कहा गया यहाँ पर कि भाई जो लिटिगेशन उसको कम किया जा सके, ताकि डिटेल जो है जो गाइडलाइन है उसको और क्लियर किया जा सके, और ताकि लिटिगेशन कम हो। लिटिगेशन कम होगा तो जो इंडिया का जो रैंकिंग है आपका, जैसे कह सकते हैं वो बिजनेस सेंटिमेंट्स जो है वो अच्छा होगा, बिजनेस रैंकिंग जो है वर्ल्ड बैंक का उसमें अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है फोर्स मेजर क्या होता है अगर कोई ऑब्जेक्टिव सफार इस पे आता है तो। इसके अलावा जो है एक और एडिटोरियल आपका है इन डिफेंस ऑफ एमपी लेट्स। एमपी लेट जो एक स्कीम है आपका, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो अभी जो है कोविड के समय में इसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था 2 साल के लिए। तो इसमें बताया गया कैसे ये जो सस्पेंशन है एमपी लेड जो स्कीम है कितने इंपॉर्टेंट कितना है, और इसको सस्पेंड करना गलत है। ये एक व्यू दिया गया है, एक राइटर जो आपके एमपी हैं, ये एमपी इन लोकसभा फ्रॉम कसरगुड से ये एमपी हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, पहले तो यहाँ पार्लियामेंट का फंक्शन बताया कि पार्लियामेंट का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल भी करती है और देखना आपने फाइनेंशियल कंट्रोल भी करती है। बजट जो पेश होता है आपका, जो रिव्यू होता है, ऑडिट होता है, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एलिसिटेशन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। तो ये सारा चीज़ें लेजिस्लेटिव नेचर मैटर है, नेशनल इंटीग्रेशन है। तो ये कुछ फंक्शंस बताए गए हैं पहले तो, क्योंकि हम जानते हैं पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया है कि एमपी का रोल क्या है, क्या एमपी का फंक्शन है, एक एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ही हैज़ टू फाइंड सॉल्यूशन टू ग्रीवांसेज ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी। तो जहाँ से वो इलेक्ट होकर आ रहा है तो वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी है उसके ऊपर। एंड वहाँ पर डेवलपमेंट जो है जो लोगों के इनको है कि डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर, उसको फुलफिल करना भी एमपी की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए एमपी को जो डेवलपमेंट कैसे होगा या ग्रीवांसेस कैसे फुलफिल होंगे, तो वो फंड से होगा, पैसा देंगे तो उसमें। अब एमपी नोज द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इश्यूज ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी बेटर देन एनीवन एल्स। तो obvious सी बात है, एमपी जो है अपनी कंस्टिट्यूएंसी का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफिशियंसी है, उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, क्योंकि वो वहाँ से आया है, वहाँ पे इलेक्ट होकर आया है, लोगों से मिला है उसने। तो एमपी लेड स्कीम जो है इसी चीज़ को हेल्प करता है एमपीज को, कि लीडरशिप रोल जो है वहाँ पे वो कर सके। वो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है, उसको डायरेक्ट कर सके, भाई आपको ये काम करना है, ये काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लोगों से उन्होंने, यहाँ पे लोगों की ये समस्या है। तो ये एमपी लेड इसमें हेल्प करता है, जिसको कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था 2 साल के लिए, 2020-21, 2021-22। सस्पेंड मतलब कि जो है ना, हर साल जो है 5 करोड़ रुपए एमपी लेड स्कीम में हर एमपी को दिए जाते हैं, कि भाई वो अपने जो कंस्टिट्यूंसी है उनका, वो वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर सके, वहाँ पे जो है फंड एलोकेट कर सके, जो वहाँ पे काम कराना है, कुछ मान लीजिए सड़क बनानी है, कहीं लाइट जलाना है, कहीं पे टेलीफोन चाहिए, कुछ भी जो भी चाहिए, पानी का स्रोत नहीं है, तो वो सारा कुछ जो है एमपी उस चीज़ में कर सकता है इस फंड को यूज करके, इसलिए ये फंड दिया जाता है। तो इस फंड को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है, कि 2 साल एमपीज को ये फंड नहीं मिलेगा एमपी लेड के अंतर्गत। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है।
द स्कीम का क्या इंपॉर्टेंस ये बताया गया यहाँ पर, स्कीम गिव्स स्पेस फॉर कर, यहाँ पे हाँ इसके बाद ये बताया गया कि स्कीम जब बंद हुआ तो लोगों ने कहा कि ये ठीक हुआ। तो लोगों का कुछ मिसकंसेप्शन है जिसको यहाँ पे दूर किया गया है कैसे। पहला कि ये करप्शन को प्रमोट करता है, स्कीम में करप्शन बहुत है, घुसखोरी होती है। तो इसको जो राइटर ने बताया कैसे ये गलत है। एमपी का जो रोल है बेसिकली एमपी लेड में वो यही है कि वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करे, बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट आपको करना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो करना है कि भाई किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, कहाँ पे काम देना है, कैसे काम होगा, वो सारा कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है। डीएम जो है या फिर जो एसडीएम है जो वहाँ पे अधिकारी है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एमपी का इसमें रोल नहीं है इम्प्लीमेंट करने में। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री है वो इसको देखती है कि भाई फंड सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज पर मिनिस्ट्री गाइडलाइन का गाइडलाइन तय है कि भाई आपको कैसे करना है, तो वो मिनिस्ट्री देखती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो एमपी का जो रोल है बहुत ही कम है इसमें। एमपी का इतना ही रोल है कि बताना भी कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। स्कीम अंडरगोज फॉर इम्पार्शियल एंड मेटिकुलस ऑडिटिंग। इसके बाद इसके अलावा ऑडिटिंग भी होती है भाई यहाँ पर स्कीम की मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो इसको ऑडिट भी करती है। और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है बेसिकली पैसा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तभी रिलीज किया जाता है जबकि पहला काम जो है कंप्लीट हो गया हो, पहला पैसा जो है वो पूरा यूटिलाइज हो गया हो और उसमें कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं हो। मतलब कोई भी उसमें खामियां गलतियां पाई नहीं गई हो। जो भी ऑडिट अथॉरिटी है, जो भी सरकार का एजेंसी है, वो अगर उसमें कोई भी खामी नहीं पाता है और पूरा पैसा जब पुराना यूटिलाइज हो गया तभी जो दूसरा पैसा सरकार जो है रिलीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कैसे काफ़ी फुल प्रूफ बनाया गया है इसको। तो इसमें करप्शन होने के बाद कि एमपी जो है पैसा खा लेते हैं, ये काफ़ी गलत है, ये इसमें बताया गया है। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंस बताया गया है इसका कि जो हम देखते आने की स्टेट लेवल पे क्या होता है भाई, एक पार्टी की सरकार होती है पार्टी की, तो वो जो है अपने एरिया में डेवलपमेंट करती है। जो दूसरे पार्टी के एमपी है एमएलए है उनके एरिया में पैसा नहीं लगाती है, उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं होता है। ये हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में होता है। तो इसको बचाने के लिए इससे एमपी रेड फंड जो है हेल्प करता है एमपी को कि भाई उस एरिया में जहाँ पे कि रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ उस एरिया में जो है डेवलपमेंट कर सके। एमपी लेट्स हैज बीन एन एंटीडोट टू दिस फेवरेटिज्म। तो फेवरेटिज्म जो हम देखते आ रहे हैं कि भाई अगर आपका स्टेट मान लीजिए किसी एक पार्टी की सरकार है, बीजेपी कांग्रेस, आप मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो जो कांग्रेस जो एमपी एमएलए जो जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में डेवलपमेंट जनरली नहीं होता है। ये कहने की बात है एमपी का, जो यहाँ पे राइटर का कहना है। तो इससे इससे बचने के लिए एमपी लेड फंड एक हेल्प रहता है कि एमपी लेड पैसा जो है एमपी जो है उस चीज़ को यूज करके उस एरिया को भी डेवलप कर सकते हैं, लोगों को डेवलप कर सकते हैं। द स्कीम प्रोवाइडेड अपोजिशन एमपी सम चांस टू कैटर टू डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंस्टिट्यूंसी। तो उनकी कंस्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट कर सके, अदरवाइज पैसा नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। इसके अलावा भी स्कीम का एक बेनिफिट है आपका, जो अच्छी बात है कि 15% जो स्कीम का पैसा जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए अनमार्क्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए आपको यूज करना है। और 7.5% जो पैसा है वो शेड्यूल ट्राइब्स के हेल्प बेनिफिशियरी के लिए आपको यूज करना है, ये मैंडेटरी बनाया गया है। और अराउंड 20 लाख जो पैसा है वो बेसिकली डिफरेंटली एबल जो है आपका, जो डिफरेंटली एबल डिजेबल पीपल है उनके बेनिफिट के लिए यूज करना है। तो ये भी एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको भी फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा इन्होंने, क्योंकि ये केरल के हैं तो केरल का इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि केरल असेंबली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए के लिए भी एक फंड है जिसका कि जिसमें 6 करोड़ दिया जाता है हर साल। तो ये जो है एक तरह से एमपी को अगर नहीं दिया जा रहा है तो इससे क्या होगा, एमएलए को ज़्यादा एक बेनिफिट मिलेगा, एमएलए को से एमपी का कंपैरिजन जो है खराब होगा। तो ये इन्होंने बताया है। तो बेसिकली जो आपका आर्टिकल है इसमें बेसिकली स्कीम जो है आपका एमपी लेड स्कीम, इसको बताया गया कैसे वो, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों सस्पेंड करना वो सही नहीं है। एमपी लेड को हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ये आपका बेसिकली 1993 में स्टार्ट किया गया था। इसको जैसे मैंने कहा जो एडमिनिस्टर करती मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिकली मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि इसको देखती है, स्कीम को चलाती है। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती थी। इसमें पैसा कितना दिया जाता है, 5 करोड़ सालाना एक हर साल पैसा दिया जाता है एमपी को डेवलपमेंट के लिए। लोकसभा का के जो एमपी हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में इस चीज़ काम को करवा सकते हैं, इस पैसे को यूज कर सकते हैं। राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर आप समझते हैं, इलेक्टेड है कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। इलेक्टेड कैसे होते हैं, जो असेंबली से चुन के आते हैं।
तो राज्यसभा का इलेक्शन, अभी जो इलेक्शन भी है अभी आपका जून में, तो इलेक्टेड मेंबर जो है वो पूरे स्टेट में, क्योंकि वो एक राज्य से चुन के आ रहे हैं, उनका कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है एक तरह से, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो जो है उस राज्य में कहीं भी उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं डेवलपमेंट करने के लिए 5 करोड़ को। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, लोकसभा में 1 मेंबर, 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर का अधिकार है आपका प्रेसिडेंट का। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वो जो है कहीं भी पूरे देश में कहीं भी इस पैसे को यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट कराने के लिए किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, ये इनकी मर्जी है। और उसके अलावा जो हमने देखा 7.5% देखा हमने जो 15%, उसके अलावा 75 लाख रुपए जो है इसमें आपको यूज करना है ट्राइबल पीपुल के बेनिफिट के लिए। तो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल पर्सन है, उनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाना है कुछ भी, वो भी इसमें आता है आपका कि आपको ये मैंडेटरी है 75 लाख यूज करना। तो मतलब कि एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये फंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एससी को हम कर रहे हैं बेनिफिट, एसटी को कर रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड को कर रहे हैं, और ट्राइबल्स को भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो ये स्कीम का पॉजिटिव जो है कभी आप लिख सकते हैं इसका, अगर कोई क्वेश्चन आया तो सब्जेक्टिव में। उसके अलावा दूसरा जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल मूव करते हैं हम, इंडिया रैम्प्स अप टेस्टिंग कैपेसिटी फॉर वायरस। तो ये भी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है भाई हम 3 लाख टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे इसको, अभी जो 1.5 लाख हो रहा है इसके लिए कि इन्होंने अभी जो रिसेंटली जो एक अप्रूव किया है सीएमआर ने, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये स्टैंडर्ड क्यू कोविड एजी एंटीजन डिटेक्शन किट, ये साउथ कोरिया की कंपनी इससे बनाया है इसको अभी अप्रूव किया है। ये क्या है बेनिफिट इसका, 15 मिनट में ही रिजल्ट दे देता है आपको, लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं है, बाहर भी टेस्टिंग हो जाता है इसका। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वैब सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है। और जो इसका पॉजिटिव अगर कोई आता है इसमें तो मतलब कि वो पॉजिटिव है, अगर निगेटिव आता है इसमें कोई तो उसको फिर हम आरटीपीसीआर जो है किट, आरटीपीसीआर टेस्ट से उसको कंफर्म करना होता है। तो ये आपका है कि पॉजिटिव, इसका हेल्प क्या है कि कंटेनमेंट जोन में आप इसको जल्दी टेस्ट करके जल्दी जो है उसको सर्विलेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है। इसको मैंने डिटेल में कवर किया है कल के एडिटोरियल आर्टिकल में, तो कल का आप जो है उसको देख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, इंडिया एक्सपेक्ट्स टू सेल थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोट। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वोटिंग है, आई थिंक आज ही है। तो ये जो है इसमें इंडिया ने अपना कैंडिडेट दिया था कि भाई हम अपना नॉमिनेशन है इंडिया का, इसमें जो है बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन में 2020-21-22 के लिए इंडिया ने अपना कैंडिडेचर दिया था। ये 2 साल के लिए होता है, नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, आप ध्यान रखें। परमानेंट मेंबर तो हमको पता ही है, 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो नॉन परमानेंट सीट जो होती है आपकी, नॉन परमानेंट सीट 10 सीट होती है। 10 सीट्स में हर साल जो है 5-5 सीट का चुनाव होता है, और ये सीट जो है हर सीट 2 साल के लिए होता है, 2 ईयर का टर्म होता है। जो भी चुन के आएगा वो 2 साल के लिए रहेगा। तो ये 21-22 का चुनाव है, 21-22 जो 2 साल है इसके लिए इंडिया ने अपना भरा है पर्चा। और एशिया पैसिफिक इसमें हम देखेंगे नीचे में कि ग्रुपिंग वाइज जो है एरिया वाइज डिवाइड कर किया गया है। जो 10 सीट है आपका, 10 सीट को बांटा गया है रीजन वाइज ग्लोबली। तो इसमें इंडिया ने अपना एशिया पैसिफिक जो जहाँ से हम आते हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए पर्चा भरा है और सिंगल कैंडिडेट है इनका। इलेक्शन के लिए इनको चाहिए बेसिकली 2/3 वोट चाहिए, 129 वोट चाहिए इनको, और लगभग तय है कि इंडिया जो है इस चीज़ को हासिल कर लेगा और इलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमें देख लेते हैं हम, इलेक्शन बेसिकली यूएनसी है क्या। तो यूएनसी कंपोजिशन अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो है परमानेंट मेंबर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है आपका, फ्रांस है, चाइना है, यूके है। ये 5 तो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होता है, जो हमने सुना हुआ न्यूज में। इसके अलावा 10 जो है नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट मतलब ये आते जाते रहते हैं, इनका इलेक्शन होता है 2 साल के लिए, जैसे हमने बात की 2 ईयर्स टर्म। ये जो है रीजनल बेसिस पे चुने जाते हैं, मतलब जो ग्लोब है पूरा हमारा, जो अर्थ है ग्लोब है, उसको रीजन वाइज डिवाइड किया गया ताकि हर रीजन से लोग अपना कंट्री जो आ सके। ऐसा नहीं हो कि भाई वेस्टर्न साइड से ही आ रहे हैं या फिर अमेरिका से ही आ रहे हैं कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ग्लोबली जो है देश अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो 2 साल का टर्म होता है। ऐसे अभी जो है हमने देखा वोटिंग क्या हो रही, 21-22 के लिए हो रही है, इन 2 साल के लिए। और हर मेंबर का वोट एक होता है, चाहे वो परमानेंट मेंबर हो चाहे वो नॉन परमानेंट मेंबर हो, सबके पास एक एक वोट ही है। लेकिन परमानेंट मेंबर के पास क्या है भाई, वीटो पावर है, कि अगर वो वीटो लगा देता है तो वो वहीं पर जो है उनका चलेगा, वो बाकी जो है इलेक्शन जो है वीटो के ऊपर रुक जाता है। रीजनल कंपोजिशन की जब हमने बात की कि जो 10 परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर, वो एक एक रीजन के लिए सीट दिया गया हर रीजन के लिए। अफ्रीका के लिए 3
सीट दिया गया है। एशिया पैसिफिक के लिए 2 सीट दिया गया, एशिया पैसिफिक से इंडिया आता है, यहाँ पर इंडिया आता है। ईस्टर्न यूरोप जो है आपका, उसके लिए एक सीट है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज जो है उसके लिए 2 सीट है, और वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज जो है उसके लिए भी 2 सीट है। तो ये बेसिकली टोटल 10 हो गए, 3 2 5 1 6 1 2 8 2 10, तो 10 मेंबर्स हो गए। ये हर साल इलेक्शन होता है। आज इस हर साल 5-5 सीट का इलेक्शन होता है, और वो 2 साल के लिए इलेक्शन चुन के आते हैं। इसके अलावा इसमें एक टर्म आपका ईच ईयर जो है 5 नॉन परमानेंट सीट के लिए चुनाव होता है 2 साल के लिए। और वोट कितनी चाहिए आपको भाई? वोट चाहिए आपको 193 में से 2/3 वोट चाहिए आपको, 2/3, 129 अराउंड वोट चाहिए आपको जनरल असेंबली का। उसके पहले भी क्या चाहिए आपको भाई, कि अगर आप इस ग्रुप से आ रहे हैं तो उस ग्रुप में आपको देखना है कि भाई आपको वोट दिया जाए, मतलब कि आप उस ग्रुप से अकेले इलेक्टेड हैं कि 2 लोग हैं। अगर आप अकेले इलेक्टेड हैं तो जनरली समझ लीजिए आपको वोट मिल ही जाएगा, आप चुन जाएंगे। इंडिया जो है पहली बार यहाँ पे नहीं लड़ रहा है, पहले भी इंडिया 7-8 बार आ चुका है, 1950-51 में, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और 11-12। तो 7 बार जो है इंडिया ऑलरेडी मेंबर बन चुका है। ये 8वीं बार बनने के लिए अभी इन्होंने पर्चा भरा है। कॉफी क्लब और यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, ये टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, आप देखें यहाँ पे टर्म यूज हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये बेसिकली 40 मेंबर्स का ग्रुप है, 40 मेंबर्स का एक ग्रुप, कंट्रीज का ग्रुप है एक तरह से, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के अगेंस्ट है। ये आप ध्यान रखें, अगेंस्ट रिफॉर्म, कि भाई जैसे कि इंडिया का क्या है कि भाई आप परमानेंट सीट को बढ़ाइए और जो परमानेंट मेंबर को लेके आइए, जिसमें इंडिया भी चाहता है कि हम भी परमानेंट मेंबर बने। तो ये देश जो है 40 देश, ये इसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ों के, कि भाई आप रिफॉर्म नहीं कराना चाहते हैं। इनमें इटली है, स्पेन है, पाकिस्तान है, आपका कनाडा है, साउथ कोरिया है, ये सारे देश जो है अगेंस्ट है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के। तो फ्रेंड्स ये था आपका ये, और उसके अलावा मैं बता दूं सिक्योरिटी काउंसिल पे मेरा एक वीडियो है जिसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन पे। तो उसमें रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया का मेंबरशिप क्यों जरूरी है, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इससे ग्लोब को, सारे बाकी देशों को क्या फ़ायदा होगा, तो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में। तो ये था आज का एडिटोरियल और हिंदू एनालिसिस, आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ आप पॉलिटी का लेक्चर मेरा है शाम में 5 बजे, उसको आप देखना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। थैंक यू फ्रेंड्स।